नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ और खास करके मिडिल ईस्ट की बदलती और बढ़ती हलचल के साथ। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको बताने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। पहली जो खास खबर है वो ये है कि ईरान की बढ़ती ताकत से मिडिल ईस्ट में खलबली मचने लगी है और मिडिल ईस्ट के कई देश ईरान के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं, नेटो जैसी संस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट की जंग में फंसकर छटपटा रहा अमेरिका एग्जिट प्लान में लगा हुआ है। दरअसल जब 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल की सेना ने ईरान पर भयंकर जंग छेड़ी और आयतुल्ला अली खामनेई समेत पूरे टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया, तो लगा कि यह लड़ाई शेर और मेमने की है। लेकिन 5 महीने की लड़ाई में पता चल गया कि असली शेर कौन है और हकीकत में शेर की खाल ओढ़े मेमना कौन है। सुपर पावर होने का हवा खड़ा करने वाले अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए ईरान ने। जिसे अमेरिका हलवा समझ रहा था वो लोहे का चना निकला। जंग लंबी खिंचती चली गई। अमेरिका ने जितना तगड़ा प्रहार किया, ईरान के लड़ाकों ने उतना करारा पलटवार किया। खाड़ी में न सिर्फ अमेरिकी बेस धुआं धुआं हो गए, बल्कि खाड़ी में अमेरिका के लिए पलक पावड़े बिछाने वाले मुल्कों का भी ईरान ने बुरा हाल कर दिया। सबसे ज्यादा खाड़ी में कौन त्रस्त हुआ? सऊदी त्राही त्राही करने लगा। यूएई ने भी तबाही का दौर देखा और हाथ पांव फूल गए पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान ईरान की दुश्मनी जगजाहिर है। बेशक पाकिस्तान ने दलाली करने की कोशिश की हो ईरान और अमेरिका की जंग में, हकीकत तो यह है कि ईरान में लोग मारे जा रहे थे और पाकिस्तान दलाली करके डॉलर कमाना चाह रहा था। लेकिन पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, इनको पता है अगर ईरान की ताकत बढ़ी, ईरान ने खलीफा वाला सत्ता अपने नाम कर लिया, तो साफ है कि उनकी एक न एक दिन ईरान पत्ता साफ कर देगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप के जनरल भी डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जनरल कह रहे हैं अगर बची खुची इज्जत बचानी हो तो पतली गली से निकलने में भलाई। तो दो कहानियां हैं। पहली कहानी यह कि ट्रंप के जनरल क्यों डरे हुए और क्यों ट्रंप को कह रहे हैं कि भाई बची खुची इज्जत लेकर निकल लो। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट मक्का एग्रीमेंट कर रहा है। ईरान की बढ़ती ताकत से पूरे सुन्नी इस्लामिक साम्राज्य में दहशत है। ईरान ने मिडिल ईस्ट की जंग में जो जलवा दिखाया है, उसके बाद इन देशों को लगने लगा है कि भाई ईरान को रोकना तो क्या, ईरान को छू पाना भी बहुत मुश्किल है। सुन्नी देशों के सबसे बड़े झंडा बरदार सऊदी को लग रहा था कि उसके ऊपर अमेरिका का छत्रछाया है, जिसको आप सब वरद हस्त भी कहते होंगे, तो उसे कोई छू नहीं सकता। उसकी तरफ आंख कोई उठाकर देखेगा तो अमेरिका उसके साथ हिसाब बराबर कर देगा। लेकिन ईरान ने सऊदी तो छोड़िए, अमेरिका को ऐसा मारा कि सऊदी को पता चल गया कि ईरान जब चाहे वो तबाह कर सकता है ईरान सऊदी को। ऐसे में ये घबराए करते तो क्या करते? इन्होंने, सऊदी ने नापाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर नेटो के तर्ज पर एक गठबंधन बनाने का फैसला किया। इसमें और देशों को ला रहे हैं। ये नाम दिया गया मक्का एग्रीमेंट। मक्का एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए 3 देश एक जगह जुटे, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी। साइन हुआ, करार किया गया कि किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि सऊदी ने ऐसा एग्रीमेंट पाकिस्तान से पहले ही किया था। बावजूद इसके पाकिस्तान सऊदी के साथ लड़ने के लिए नहीं आया जब ईरान ने सऊदी को ठोका। वो एग्रीमेंट तब भी था, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी कि वो जाकर ईरान को टच कर ले। तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि ये जो एग्रीमेंट है इसके बाद पाकिस्तान ईरान के खिलाफ सिर उठा सकता है? मैं तो चलिए ये भी कहता हूं, क्या पाकिस्तान, ईरान और टर्की मिलकर ईरान को छू सकते हैं? क्या पाकिस्तान, सऊदी और टर्की मिलकर क्या ईरान को टच कर सकते हैं? यह भी बड़ा सवाल है। और अगर इनमें से किसी एक पर हमला होता है, जैसे ईरान अभी फिर सऊदी पर हमला करेगा, ये लिख कर दे रहा हूं मैं आपको, तो क्या टर्की और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खड़े होंगे? मामला कॉम्प्लिकेटेड है। और मिडिल ईस्ट के देशों का क्या अमेरिका पर से विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसके लिए वो नेटो के जैसा कोई गठबंधन तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, 3 देशों को जोड़ चुके हैं?
और ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी टेंशन की बात है, कितने बड़े खतरे की बात है। क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट खाली करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। अमेरिका के जनरल्स डरे हुए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को यह बता रहे हैं कि आपको यहां से सेफ एग्जिट लेना होगा, क्योंकि ईरान युद्ध का कोई अंत नहीं है। जब तक ईरान ना चाहे युद्ध खत्म नहीं हो सकता। याद कीजिए 28 फरवरी 2026 की वो तारीख जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान के आसमान को धुएं से भर दिया और जमीन बारूद से फट पड़ी। हमले के पहले 24 घंटे में ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप मारी गई। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक जश्न का माहौल था। दावा किया गया कि 48 घंटे में जंग खत्म हो जाएगी और ईरान घुटनों पर होगा। दुनिया भी यही समझ रही थी कि आयतुल्ला अली खामेनेई के जाने के बाद ईरान जैसा देश एक सुपर पावर का मुकाबला कहां तक कर पाएगा। लेकिन अब हकीकत यह है कि जंग को 6 महीने होने वाले हैं। ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका के हर वार पर करारा पलटवार करता आया। हालात ये हैं कि अब अमेरिका के जनरल्स डोनाल्ड ट्रंप को यह सलाह दे रहे हैं कि आप इस जंग को खत्म कर दीजिए। ट्रंप के जनरल्स खौफ से भरे हुए हैं। ट्रंप को समझा रहे हैं कि इस इलाके से निकलने में भलाई है, नहीं तो हथियारों के भंडार तो खाली हो ही चुके हैं, बची खुची इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। ट्रंप के जनरल उन्हें ईरान की क्षमताओं की याद दिला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर ताबड़तोड़ एयर अटैक कर उसे तबाह कर दिया जाए, लेकिन उनके जनरल बता रहे हैं कि एयर अटैक्स की अपनी लिमिट्स हैं। इससे ईरान को घुटनों पर लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान के हथियार किसी आम बंकर में नहीं रखे हुए हैं। ईरान ने अपने हथियार 300-500 फीट ग्रेनाइट के चट्टानों को काटकर बनाए गए सुरंगों के अंदर रखे हैं, जहां अमेरिका का बंकर बस्टर सुपर पावर बम GBU-57 भी नहीं पहुंच सकता। राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल की जिद और सऊदी अरब की चेतावनी के बीच फंसे हुए। इतना ही नहीं, इस जंग में अमेरिका की इकोनॉमी भी कांप रही है। यही वजह है कि जहां जंग में ईरान पूरी तरीके से डटा हुआ है, वहीं अमेरिका अब इस जंग से एग्जिट प्लान ढूंढ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अब भी जनता के सामने यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिका एयर पावर के दम पर ईरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन पेंटागन के अंदर से बेहद चौंकाने वाली और असहज कर देने वाली आवाजें सामने आ रही हैं। जब हमने CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को पढ़ा तो कुछ जानकारियां सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप प्रशासन को क्लियर वार्निंग दे दी है। जनरल केन बंद कमरों में CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति JD वांस के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। उनका मैसेज क्लियर है, यह जंग उस दिशा में बिल्कुल नहीं जा रही जैसा कि अमेरिका ने सोचा था। जनरल केन अब इस जंग से बिना इज्जत गंवाए बाहर निकलने और ऑफ रैंप हो जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य नेतृत्व का मानना है कि केवल आसमान से बम बरसाकर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था या उसके अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क को खत्म नहीं किया जा सकता। जनरल केन का मानना है कि एयर पावर की अपनी सीमाएं होती हैं। पेंटागन का गणित साफ है, आगे बढ़ने का मतलब है बहुत भारी नुकसान, और पीछे हटने का मतलब है ट्रंप की राजनीतिक साख और अमेरिका की सुपर पावर की हैसियत दोनों पर बट्टा लगाना। आखिर ट्रंप के जनरल ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ईरान के खिलाफ एयर अटैक्स काफी नहीं है? इसके पीछे ईरान की बड़ी मिसाइल सिटी और उसके सस्ते हथियार हैं, जो अमेरिका के हर हमले पर भारी पड़े हैं और आज तक अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचाते आए हैं। ईरान पर क्यों नाकाम रहे हैं एयर स्ट्राइक्स, इसको समझने की आवश्यकता है। कहते हैं ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बहुत मजबूत है। जाग्रोस पहाड़ों के नीचे एक बहुत बड़ा विशाल सुरंग नेटवर्क है, जिसकी गहराई जमीन से तकरीबन 500 मीटर नीचे भी हो सकती है, जहां बंकर बस्टर बम भी कुछ नहीं कर सकता। यह अंडरग्राउंड नेटवर्क की ताकत है। टेक सपोर्ट से लैस मिसाइल शहर ऑटोमेटिक क्रेन और रेल सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
जो पहाड़ों की ढलान से सीधे गुप्त मिसाइल लॉन्च तक जाता है। यहां स्वतंत्र बिजली, ईंधन और एयर फिल्टर सिस्टम मौजूद हैं। कौन कौन से मिसाइल और ड्रोन यहां सुरक्षित हैं? शहाब 3 और कद्र, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। खैबार शिकन और फतेह, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। शाहेद और अबाबील, जो घातक सुसाइड ड्रोन्स हैं। रणनीतिक बढ़त यह है कि ईरान का सेकंड स्ट्राइक प्लान भी रेडी रहता है। पहले हमला झेलकर भी तुरंत पलटवार करने की ताकत रखते हैं। अमेरिका इजराइल की हवाई बढ़त बेअसर साबित होती है। हमलावर देशों के लिए लंबी और महंगी जंग साबित होती है। पारंपरिक हवाई हमलों का असर बेहद सीमित होता है और लंबी जंग में उलझाने की ताकत ईरान को इस एरिया में बढ़ा देती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय इतिहास के सबसे जटिल कूटनीतिक चौराहे पर खड़े हैं। उनकी मुसीबत यह है कि उनके दो सबसे बड़े सहयोगी उन्हें दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं। एक तरफ उनका सबसे पक्का दोस्त इजराइल, जो चाहता है कि अमेरिका इस जंग को अंजाम तक पहुंचाए, ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंके। इजराइल इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार सऊदी अरब और दूसरे गल्फ देश, जो पर्दे के पीछे से वॉशिंगटन पर युद्ध तुरंत रोकने का भारी दबाव बना रहे हैं। जुलाई के अंत में जब ट्रंप एक बड़े मैसिव हमले का आदेश देने वाले थे, तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर अटैक हुआ तो ईरान जवाब में रियाद, अबू धाबी और दोहा की तेल रिफाइनरियों और बुनियादी ढांचों को शमशान बना देगा। गल्फ देश ये समझ चुके हैं कि अगर जंग लंबी खिंची तो ये लड़ाई अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी। अमेरिका तो हजारों मील दूर सुरक्षित रहेगा, लेकिन गल्फ के देश जो आर्थिक धुरी बन चुके हैं दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए, जो पर्यटन साम्राज्य डेवलप कर चुके हैं, टूरिस्टों के लिए जो स्वर्ग माने जाते हैं, वहां सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान बचेंगे। और यह आशंका बेमानी नहीं है, क्योंकि इस जंग में ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस के साथ साथ उसके सहयोगियों के शहर, बुनियादी ढांचों, तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाकर दिखा दिया कि बेशक उनका शागिर्द अमेरिका हो, वो अमेरिकी सुरक्षा कवर में हो, लेकिन ईरान के सामने किसी की एक नहीं चलेगी। खाड़ी में मची तबाही के रिपोर्ट कार्ड को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि खाड़ी के देश क्यों कहां पर हैं, आखिर उनके घबराहट की वजह क्या। आइए आपको दिखाते हैं। इस लड़ाई का जो ब्यौरा निकल कर आया है, अभी तक कुल आर्थिक झटका करीब 9.8 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। अनुमान लगाइए इस रकम में इतने शून्य लगेंगे कि गिनती कम पड़ जाए। जो अमेरिकी कंपनी अरामको है, चाहे जो सऊदी में बेस्ड है, उसकी तेल रिफाइनरी की क्षमता 40% तक गिर गई। तेल निर्यात जो कि डायरेक्ट यूएई और फुजैरा दोनों से होते थे, 20 लाख बैरल तक चौपट हो गई है। सऊदी का ऊर्जा ग्रिड अब कैक और खोरैस, जहां तेल क्षेत्रों में रोजाना करीब $80 मिलियन का उत्पादन होता था, वो घाटा हो रहा है। यूएई को लॉजिस्टिक्स का झटका लगा है। जबल अली बंदरगाह का 30% शिपिंग ट्रैफिक और व्यापार प्रभावित है। कतर तो बर्बाद हो गया है। एलएनजी संकट सबसे बड़ा है। रास लाफान से होने वाली 15% वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में रुकावट है और सबसे ज्यादा एलएनजी यही एक्सपोर्ट करता है कतर। व्यापारिक मार्ग और वैश्विक असर भी आप देख लीजिए। होर्मुज की नाकेबंदी और सुरक्षा की वजह से 20% वैश्विक क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित है। खाड़ी में टैंकर्स का बीमा प्रीमियम 400% तक उछल गया है। अबू धाबी से 15,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई हैं। पर्शियन गल्फ में गैस फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $12 बिलियन का जोखिम है। खाड़ी देशों के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स पर हर दिन $250 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है। खाड़ी के मुख्य वित्तीय बाजारों में ऐतिहासिक गिरावट है। यह मिडिल ईस्ट की बर्बादी की कहानी है।
अगर मैं इसे आसान भाषा में आप तक पहुंचाऊं तो सीधी सी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान की बर्बादी की कहानी नहीं लिखी, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की बर्बादी की कहानी लिखी। और जो साथी, जो दर्शक मुझे इस शो पर लंबे समय से देखते आ रहे, जंग से पहले से देखते आ रहे हैं, मैंने ये कहा था कि अगर अमेरिका ने एक भी बुलेट फायर किया तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। वो तारीख और आज की तारीख, लगभग 6 महीने का फासला, और 6 महीने में ये कहानी ठीक उसी तरह जा रही है। व्हाइट हाउस भले ही मीडिया के सामने नुकसान के आंकड़ों को दबाने की कोशिश करे, लेकिन 6 महीने की इस लंबी खिंचती जंग ने अमेरिकी रक्षा बजट और सैनिक क्षमताओं की न सिर्फ कमर तोड़ी है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने कलई खोलकर रखती है। अमेरिका जैसे सैन्य ताकत के पास ना कोई रणनीति है, ना कोई नीति है। अमेरिकी इतिहास में किसी भी मिडिल ईस्ट संघर्ष में इतने कम समय में इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी वायुसेना, नौसेना ने ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल को गिराने के लिए अपने सबसे अत्याधुनिक महंगे SM-3 थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों का बड़ा स्टॉक फूंक दिया। हालात यह है कि पेंटागन के पास खुद अपनी सुरक्षा के लिए इंटरसेप्टर्स की किल्लत। इसके अलावा ईरान के असिमेट्रिक हमले और क्रूज मिसाइलों ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाया। डॉलर में मापा जाए तो अमेरिका को अब तक अरबों डॉलर का सीधा झटका लग चुका है। यही वजह है कि पेंटागन के वित्त विशेषज्ञ अब राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह कर रहे हैं कि यह युद्ध अमेरिका को आर्थिक तौर पर पंगु बना रहा है। अमेरिका का सैन्य और वित्तीय नुकसान कितना है? जंग में वॉशिंगटन को कितना बड़ा झटका है? आर्थिक लागत $85 बिलियन की लग चुकी है। लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक सुहा हो चुके हैं। हथियारों का संकट, क्योंकि थार्ड और SM-3 इंटरसेप्टर 60% का स्टॉक खत्म हो चुका है। फाइटर जेट्स का नुकसान, 12 से अत्याधुनिक F-35, F-15 नष्ट हुए हैं। हजारों डॉलर के ईरानी ड्रोन को गिराने में $40 लाख का खर्च किया गया है। तबाह हुए खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने में अगर आप देखें तो अल-उदैद एयरबेस है, रडार सिस्टम और रनवे को भारी नुकसान। अल धफरा में ईंधन डिपो और हैंगर ईरानी मिसाइलों की चपेट में आए। 5th फ्लीट बहरीन का आप देख लीजिए, जो कि नौसैनिक ठिकाना है सबसे बड़ा अमेरिका का, वहां लगातार हमले हुए हैं, जिससे वहां पर परिचालन ठप हो गया है। इराक, सीरिया भी चले जाए, 150 से ज्यादा छोटे बड़े रॉकेट हमले में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। और यही वजह है कि अमेरिका ने कतर से न सिर्फ सैनिकों की संख्या घटाई, बल्कि अमेरिका ने सीरिया से और इराक से, खासकर इराक से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा भी कर दी। ये सब यूं ही नहीं है, और अब अमेरिका के जनरल्स कह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म कर देने में ही अमेरिका की भलाई है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में सिर्फ अमेरिका नहीं पिस रहा। अगर सिक्का पलट कर देखें तो ईरान के लिए 6 महीने किसी नर्क से कम नहीं रहे। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त मारक क्षमता ने ईरान के आम नागरिकों, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सेना को गहरे जख्म दिए। हजारों की संख्या में ईरानी नागरिक मारे गए, सैकड़ों संख्या में सैनिक मारे गए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बम नहीं, बल्कि उसके अंदर सुलगती हुई आग है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भले ही सार्वजनिक बयानों में यह दावा कर रहे हो कि सरकार और सेना पूरी तरीके से एक है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि तेहरान की सत्ता के गलियारों में कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ IRGC के कमांडर्स हैं जो अंतिम सांस तक जंग चाहते हैं, आयतुल्ला अली खामनेई का बदला चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान और उदारवादी धड़ा है जो जानते हैं कि अगर जंग नहीं रुकी तो ईरान के आम लोग मारे जाएंगे, ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, देश में महंगाई आसमान छू रही है और कई प्रांतों से सरकार विरोधी प्रदर्शन और गृहयुद्ध जैसी खबरें भी आने लग जाएंगे। ईरान को मानवीय और आर्थिक नुकसान जंग का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कहता है? आंकड़े ये बताते हैं कि हताहतों की संख्या 18,000 से अधिक है, जिसमें आम लोग और सैनिक दोनों शामिल हैं। घायलों का आंकड़ा 45,000 से अधिक है। आर्थिक बदहाली की बात करें तो ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। मुद्रास्फीति 70% की रेंज को पार कर चुका है। तेल रिफाइनरी, बिजली ग्रिड, पुलों को बड़ा नुकसान हुआ है। IRGC और पेजेश्कियान दो अलग अलग खेमे बनते जा रहे हैं। पेजेश्कियान का बचाव यह है कि कोई फूट नहीं है,
सफाई की दरकार क्यों है, सवाल यह है। जनता का आक्रोश है, भोजन, पानी और बिजली के संकट की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। इन सब के बावजूद ईरान इंटैक्ट है सिर्फ एक मुद्दे पर। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। महंगाई, बिजली, पानी, मुद्रास्फीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, सबको एक साइड रख दीजिए और दूसरी साइड अमेरिका। और यही वजह है ईरान की इसी एकता की ताकत की वजह से अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। असल में युद्ध विज्ञान का एक बहुत बुनियादी नियम है। आप आसमान से तबाही मचा सकते हैं, लेकिन जमीन पर कब्जा किए बिना किसी देश को हरा नहीं सकते। अमेरिका और इजराइल के सैन्य रणनीतिकार आज इसी ऐतिहासिक सत्य के सामने असहाय खड़े हैं। ईरान का भूगोल किसी भी हमलावर देश के लिए एक प्राकृतिक दुस्वप्न जैसा है। ईरान चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों, पीहड़, रेगिस्तानों और संकीर्ण घाटियों से घिरा हुआ है। उसके सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने, परमाणु केंद्र और मिसाइल शहर इन्हीं पहाड़ों के पेट में समाये हुए हैं। केवल हवाई हमलों से इन ठिकानों को कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका को ईरान में पूर्ण विजय चाहिए तो उसे अपने सैनिकों को ईरान की धरती पर उतारना होगा, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन। आप इसे बूट्स ऑन ग्राउंड भी कह सकते हैं। लेकिन पेंटागन जानता है कि ईरान में कदम रखने का मतलब होगा वियतनाम और इराक से भी 10 गुना ज्यादा तबाही। हजारों अमेरिकी सैनिकों की लाशें बॉडी बैग्स में वॉशिंगटन जाएंगी, जिसे अमेरिकी जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को कभी माफ नहीं किया जाएगा। और यही वो सामरिक मजबूरी है जिसने अमेरिका के हाथ बांधे हुए हैं, और इसलिए ट्रंप के जनरल भी डरे हुए हैं। किस तरह से यह मिशन नामुमकिन है, जरा ये देखिए आप। ये जो भौगोलिक अपॉर्चुनिटी है ईरान की, या फिर इसे आप माइलेज भी कह सकते हैं, जाग्रोस पर्वत श्रृंखला ईरान की सबसे अभेद्य ढाल है, जहां 500 मीटर गहरे बंकर बनाए हुए हैं, मिसाइल सिटीज बनाए हुए, मोबाइल लॉन्चर्स बनाए हुए हैं। मिसाइल सुरंगों से आते हैं और सुरंग में ही गायब हो जाते हैं। कहते हैं अनंत सप्लाई लाइन है। रूस और चीन से गुप्त तकनीकी सहायता भी इसके जरिए जारी है। और जमीनी युद्ध का खौफ ईरान में उतरने से डर रही इसलिए अमेरिकी सेना। इराक से 4 गुना बड़ा है ईरान का भूभाग। जमीनी हमले में कम से कम 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो सकती है। और यह वियतनाम से भी बुरा दलदल बन सकता है, क्योंकि अर्बन और माउंटेन वॉरफेयर में ईरानी सेना माहिर है। यानी एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि आधुनिक युद्ध केवल इस बात से नहीं जीत सकते कि आपके पास फाइटर जेट कितने हैं, आपके पास कितने महंगे बम हैं, आपके पास तकनीक क्या है। 28 फरवरी को दुनिया को लगा था कि हवाई बमबारी से एक देश का वजूद मिटाया जा सकता है, वहां के रेजीम को अपने कब्जे में किया जा सकता है। लेकिन आज पेंटागन खुद यह मानने के लिए तैयार है कि केवल एयर पावर से जंग नहीं जीती जा सकती। आज स्थिति यह है कि अमेरिका अगर पीछे हटता है तो अमेरिका की साख और ट्रंप का राजनीतिक करियर दोनों खत्म होगा। और अगर अमेरिका जमीनी ऑपरेशन करता है तो उसे अपने हजारों सैनिकों की लाश और एक अंतहीन दलदल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान भले ही मलबे के ढेर पर खड़ा हो और आंतरिक विद्रोह से भी जूझ रहा हो, लेकिन उसे एक बात साबित कर दिया कि उसका असिमेट्रिक वॉरफेयर और उसका मोज़ैक डॉक्ट्रिन दुनिया की बड़ी से बड़ी सैन्य शक्ति के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। अब सवाल ये, क्या अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाकर कोई ऑफ रैम्प ढूंढ पाएगा, या ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे महाविनाश में धकेलेगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग लेकर तो आया, लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक नए चिन्ह को खड़ा कर दिया है। ईरान की बढ़ती ताकत से क्यों खौफ में आ चुके हैं सुन्नी देश या फिर गल्फ कंट्रीज, और क्या नई रणनीति तैयार कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। अमेरिका ईरान की लड़ाई ने बहुत कुछ और बहुत तरह की बातें दुनिया के सामने उजागर कर दी। पहली बात तो यह कि इस दुनिया में अमेरिका सुपर पावर नहीं है, और दूसरी बात यह कि अमेरिका की छत्रछाया में कोई भी देश सुरक्षित नहीं है।
अमेरिका की सैन्य सीमा क्या है, उसकी लिमिट क्या है, ये सब कुछ डिफाइन हो गया। जिस ईरान को एयर स्ट्राइक से झुकाने का दावा किया गया था, उसी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स ने खाड़ी के तेल ठिकानों और अमेरिकी एयरबेसिस को हिलाकर रख दिया। इस जंग का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला असर अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट के सुन्नी बहुल देशों पर पड़ा। शिया शासित ईरान की इस अभूतपूर्व सैन्य ताकत और वर्चस्व से घबरा कर सुन्नी मुस्लिम दुनिया के 3 सबसे ताकतवर देश, सऊदी अरब, टर्की और एक भिखारी टाइप का देश भी है इसमें, पाकिस्तान, ने हाथ मिलाया है। मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तानी पीएम, जिसे कटोरा शरीफ भी कहते हैं, शहबाज शरीफ, ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर दस्तखत किए, जिसे नाम दिया गया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। अभी समझिए कि खाड़ी के देश अमेरिका के रहते आपस में एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, वो भी डिफेंस को लेकर। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि ईरान की बढ़ती ताकत और ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को सबक सिखाया, और दूसरा ये मिडिल ईस्ट देशों का अमेरिका से खत्म होता भरोसा। तो क्या ये इस्लामिक नेटो है? आखिर क्यों सऊदी अरब को अमेरिका की छत्रछाया छोड़कर पाकिस्तान के परमाणु हथियार और टर्की की सेना का सहारा लेना पड़ा? क्या वाकई शिया सुन्नी का सदियों पुराना संघर्ष है, या फिर अमेरिका के खिलाफ एक नॉन अमेरिका अलाई मिडिल ईस्ट के लिए? चलिए समझते हैं इस गठबंधन की गहराई में क्या है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग में अमेरिका और इजराइल की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान ने अमेरिका को रेल दिया। इसने मिडिल ईस्ट देशों की पैरों तले जमीन खिसका दी। रियाद, अबू धाबी, दोहा में बैठे हुक्मरानों को समझ आ गया कि वॉशिंगटन उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जब वॉशिंगटन पिट सकता है तो फिर इन देशों की औकात क्या है ईरान के सामने? जब ईरानी मिसाइलों ने अरामको की तेल फैसिलिटी, शिपिंग रूट्स को निशाना बनाया और अमेरिका लाचार बना रहा, तमाशबीन बना रहा, सऊदी अरब और दूसरे देशों को जब सबसे बड़ा डर इस बात का लगा कि जब ईरान को अमेरिका ही नहीं रोक पा रहा तो पूरे मिडिल ईस्ट पर शिया हिलाल का कब्जा हो जाएगा, यानी ईरान का कब्जा हो जाएगा। यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक के शिया मिलिशिया के जरिए ईरान पहले ही सुन्नी राज्यों को घेर चुका था। अब उसकी बेधड़क बैलिस्टिक मिसाइल ताकत ने साबित कर दिया कि वो जब चाहे पूरे मिडिल ईस्ट को या फिर खाड़ी के शाही घरानों को घुटनों पर ला सकता है। कोई प्रिंस नहीं, कोई राजा नहीं, कोई वजीर नहीं, सिर्फ ईरान। और इसी दहशत का नतीजा यह हुआ कि मक्का में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट। डिफेंस एग्रीमेंट क्यों हुआ? क्या ईरान का खौफ है और अमेरिका से भरोसा खत्म है? पेंटागन खाड़ी की सुरक्षा करने में असमर्थ साबित हुआ, जिससे शिया वर्चस्व का डर इन देशों में पनपने लगा। यमन से लेबनान तक ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क की चौतरफा घेरेबंदी होने लगी। तेल और इकोनॉमी पर खतरा मंडराने लगा। ईरानी हमलों से अरामको और फुजैरा बंदरगाह पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। पर्शियन गल्फ में शिया शासित ईरान के एक तरफा दबदबे को रोकने की छटपटाहट पैदा हो गई और दशकों पुरानी सुरक्षा नीति ध्वस्त हो गई। सुरक्षा के बदले तेल वाला अमेरिकी फॉर्मूला फेल हो गया। सुन्नी ब्लॉक का पुनर्गठन एक बार फिर से शुरू हुआ। रियाद ने अमेरिका की जगह मुस्लिम ताकतों पर भरोसा जताया, सामूहिक सुरक्षा घेरा तैयार किया, ईरान के किसी भी आक्रामक कदम का सामूहिक सैन्य जवाब देने का फैसला किया। इसलिए मक्का एग्रीमेंट तय किया गया। मक्का एग्रीमेंट सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, कोई जेस्चर नहीं है। यह मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी मुल्कों का एक ऐसा भयानक गठजोड़ है जो मिडिल ईस्ट के सैन्य संतुलन को पूरी तरीके से बदल सकता है। इस गठबंधन में 3 चीजें एक साथ आ गई। सऊदी अरब का था पैसा, टर्की की आधुनिक ड्रोन और विमानन तकनीक और पाकिस्तान का परमाणु बम। सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट और विशाल ऊर्जा संसाधन है।
लेकिन उसके पास जंग में लड़ने वाली मजबूत सेना नहीं है। टर्की नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जिसके पास दुनिया के सबसे घातक कॉम्बैट ड्रोन्स और फाइटर जेट तकनीक है। और पाकिस्तान है तो भिखारी, लेकिन अमेरिका के रहमो करम की वजह से उसके पास परमाणु हथियार है। स्टडी ये बताती है कि अमेरिका ने एशिया में पावर बैलेंस के लिए भारत के परमाणु टेस्ट के बाद अमेरिका को ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार उपहार में दिए। खैर, लेकिन ये वक्त ये सोचने का है इन देशों के लिहाज से कि जो देश अमेरिका जैसी ताकत के सामने नहीं डिगा, आप इन देशों की कंबाइंड फोर्स को आप मिला दीजिए। बेशक इनकी सैन्य शक्ति ज्यादा हो जाएगी, टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा होगी, उनके पास संसाधन थोड़ी ज्यादा होंगे, उनके पास सैटेलाइट्स, बाकी हथियार थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे, फिर भी पिटे अमेरिका के सैनिक, तो ये तीनों मिलकर क्या उखाड़ लेंगे ईरान का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मक्का एग्रीमेंट के बाद मिडिल ईस्ट किस दिशा में जाएगा। क्या तीन सुन्नी ताकतों का एक साथ आना ईरान को अपने आक्रामक रुख से पीछे हटने में मजबूर करेगा, या फिर यह कदम ईरान को और अधिक असुरक्षित महसूस कराकर एक सीधे और विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध की ओर ले जाएगा, या फिर इसके पीछे अमेरिका का ही ब्रेन है कि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाया जाए। तेहरान इस गठबंधन को अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान और टर्की के जरिए अमेरिकी सऊदी साजिश के रूप में देखता है। अगर ईरान ने पाकिस्तान या टर्की की सीमाओं पर कोई दुस्साहस किया तो मक्का समझौते की धाराएं सक्रिय हो जाएंगी और पाकिस्तान और टर्की की सेनाएं सीधे युद्ध में उतर जाएंगी। दूसरी ओर अगर यह गठबंधन एक मजबूत डिटरेंस बनाने में कामयाब रहा तो मिडिल ईस्ट में एक नया और टिकाऊ शक्ति संतुलन बन सकता है, जहां किसी एक देश का वर्चस्व संभव नहीं होगा। तो यह है मक्का का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का पूरा सच। ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत और असिमेट्रिक हमलों से पैदा हुए डर ने सदियों पुरानी दूरियों को मिटाकर सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान को एक मंच पर ला खड़ा किया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार और सेना सऊदी अरब को सुरक्षा का एहसास दिला पाएंगे, सवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ टर्की की तकनीक इस्लामिक नेटो को क्या आधुनिक रूप दे पाएगी, क्योंकि आधुनिक तो अमेरिका भी था। क्या यह नया गठबंधन मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए है, या फिर शिया और सुन्नी ब्लॉक की आपसी तनातनी मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की पटकथा लिखेगी? यह फैसला आने वाले वक्त में होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।